नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। ध्यान दीजिए, आप पीछे देख रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ये आपकी 10वीं क्लास से 9 क्लास आपकी प्रीवियस ईयर से संबंधित सारी पढ़ चुकी हैं। आप सभी जाएं और सभी क्लास को देखें। अगर आप 1 से लेकर के 9 तक की क्लास देख लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि 10वीं के बाद में 10वीं और इससे आगे की क्लास जो होंगी, सभी आपको जो प्रश्न मिलेंगे आपको लगेंगे कि ये प्रश्न तो बहुत सरल है। इन प्रश्नों को तो मैं तुरंत से सॉल्व कर सकता हूं। सिंपल सी तरी बात है कि जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, जो एक शिफ्ट में पूछे गए हैं और उस महीने जो जितना भी पेपर हुआ है, सभी में लगभग प्रश्न समान है। तो कहीं ना कहीं सभी प्रश्नों में समानता मिलेगी, लेकिन जब प्रश्न अलग हो जाते हैं तो उनको हम किस तरीके से और कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं, ये डिपेंड करता है। तो आप सभी हमसे जुड़े, जो भी चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि जो भी क्लास पढ़े आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। तो आप सभी जुड़े और हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। ध्यान दीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये सारे एज इट इज यही प्रश्न तो नहीं, लेकिन जो मेथड होता है, मतलब जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं उसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप 1000-2000 प्रश्नों की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जब पेपर में प्रश्न आते हैं तो आपको लगता है कि ये प्रश्न तो मैं घर में सॉल्व कर चुका हूं, इस प्रश्न को तो मैं आसानी से सॉल्व कर लूंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न माध्य पूछा है। माध्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो माध्य क्या होता है ये पता होना चाहिए। हम इस तरीके से बताते हैं प्रश्न को कि आज से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और आज से ही तैयारी शुरू किए हैं, तो बेसिक से लेकर के एडवांस ट्रिक सब कुछ बताएंगे आपको। ठीक है, माध्य क्या होता है, ध्यान दीजिए। जो माध्य होता है, माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग, का योग पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब ये क्या होता है, पदों का योग मतलब ये जो पद है इनका सभी का योग करना है, उसके बाद में बटे में पदों की संख्या 1 2 कितने पद हैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं और उन पदों से भाग देते हैं। तो माध्य बराबर पदों का योग कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए -3 -2 -5 ये कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया। तो माइनस का 10 प्लस 10 कट जाएगा। जब ये कट जाएगा बचेगा क्या, 4 4 8 1 9 7 16 5 21 क्या जाएगा 21 बटे टोटल पद कितने हैं 10 पद है। 10 से जैसे भाग देंगे ये 0 हटेगा तो ये बराबर में आ जाएगा 2.1। ये आपका आंसर हो जाएगा और इसको सॉल्व करके इस पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए हम कह रहे हैं दो व्यक्ति हैं तन्वी और अनीस। कहा गया कि 500 कंचे, जानते होंगे आप बचपन में कंचे या गोल या जो भी कहते हो वो आप खेलते रहे हैं। तो कहा गया टोटल कंचों की संख्या है 575। टोटल कंचों की संख्या है 575। अभी हमें यह नहीं पता है कि इनमें से तानवी के पास कितने कंचे हैं और अनीस के पास कितने कंचे हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर के कंचे कितने हैं 575 है, ये हमें पता चल गया। अब एक प्रश्न ये भी कह रहा है कि उनके जो बीच अनुपात है 15:8 का अनुपात है। अनुपात कितना है 15 और 8 का अनुपात है। तो मेरे हिसाब से दोनों के पास 15 8 कितना 23, 15 8 कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से 23 है दोनों के, लेकिन प्रश्न में कहा है टोटल 575। तो एक बराबर क्या हो जाएगा 575 बटे 23। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब पूछा क्या है अनीस को कंचे कितने मिलेंगे, तो दोनों को टोटल 23 थे, 23 बराबर 575, एक बराबर 575 बटे 23। तो अनीस का अनुपात कितना है यहाँ पे 8 है, तो इंटू कर देंगे 8। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये 23 से कट जाएगा, 25 बार जाएगा तो 25 अट्ठे 200। इसका मतलब 575 में से 200 अनीस को मिले होंगे।
तो इनमें से 375 किसको मिले होंगे? वो तानवी को मिले होंगे। प्रश्न खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको ब्रेन की जरूरत होती है, आपको अपने माइंड लगाने की जरूरत होती है। अगर आप प्रश्नों को मल्टीप्लाई करने पे जाएंगे तो समय लगेगा, सॉल्व तो कर ही लेंगे, दिखने में छोटा है लेकिन ऑप्शन में लगभग लगभग सारे ऑप्शन आपको सिमिलर मिलेंगे। जैसे सारे ऑप्शन सिमिलर मिलेंगे तो आप अगर सॉल्व करेंगे तो ठीक है। देखिए कोशिश क्या करें कि प्रश्न को अपने माइंड में कोशिश किया करें ताकि हमारा समय बचे। जब हमारा समय बचता है तो जो कठिन प्रश्न होता है उनके लिए अगर हम समय देंगे तो वो भी प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक का मल्टीप्लाई होता 1.2 नहीं सिर्फ एक होता तो ये क्या हो जाता? 35 हो जाता। अगर अब बचा क्या? 0.2, 35 का मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे तो 35 दूनी 70, 7, 35 दूनी 70, 7, जीरो हट गया ना क्योंकि पॉइंट था, तो 7, ये कितना हो गया? 42 हो गया। ये कितना हो गया? 42। अब सभी में 42 ऑप्शन में है, 42 ऑप्शन सभी में है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1 2 3 4 5 अंक के पहले दशमलव है, 5 अंक के पहले दशमलव है। अब 5 अंक के पहले दशमलव लगाने के लिए अब जब 2 से मल्टीप्लाई, देखिए ये पॉइंट ये है 2 से 2 5 जा 0, तो इसका मतलब एक जीरो इधर है, इसका मतलब एक जीरो इधर है। तो 1 2 3 4 5, 5 अंक के पहले दशमलव लगा दिया हमने, लगा दिया। जब लगा दिया तो ध्यान दीजिएगा, ये जो दशमलव होता है कोई संख्या है मान लीजिए, उसके पहले जो जीरो होते हैं उनका तो मान्य होता है, लेकिन इसके बाद वाले दशमलव का जीरो का कोई मान्य नहीं होता है, तो हमारा ये जीरो हट जाएगा। बचेगा क्या? 0.0042 आपका आंसर आ जाएगा, 0.0042 आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? 0.0035 इंटू 1.2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, समय ज्यादा लग जाएगा। आंसर तो आएगा लेकिन समय ज्यादा लगेगा। इसलिए कहते हैं प्रश्नों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस अधिक करेंगे तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप बेसिक से जाएंगे, आप एक्स से सॉल्व करेंगे तो प्रश्न कठिन हो जाएगा। दो चीजें लिख लीजिए। कोई त्रिभुज है, मान लीजिए, दो चीजें लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कभी भी प्रश्न आ सकता है आपका। एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, ये वृत्त का केंद्र है। अगर इसके बाहर वृत्त बनता है, इस त्रिभुज के बाहर परिवृत्त की त्रिज्या अगर पूछी जाती है, कोई त्रिभुज है उसके परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जाती है, तो आप क्या लिख सकते हैं? आर बराबर ए बी सी अपान 4 डेल्टा। डेल्टा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल्टा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एबीसी क्या है? ये साइड है, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 डेल्टा, और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। और जब आगे प्रश्न आएंगे हम बताते जाएंगे। अगर ये वृत्त त्रिभुज था, अगर ये त्रिभुज होता और वृत्त त्रिभुज के अंदर वृत्त होता, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाती? आर बराबर हो जाती डेल्टा अपान एस, डेल्टा अपान एस। यहां पर त्रिकोण के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या पूछा है, त्रिकोण के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो हमें डेल्टा अपान एस मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, फिर बटे एस सेमी पेरीमीटर कर देंगे। परिमाप बटे 2 हो जाता है अर्ध परिमाप, परिमाप बटे 2 हो जाता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब एस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम एक चीज समझते हैं कि अगर हमें दे दिया जाता कि 9 40 41 लंबाई के भुजा, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि दो भुजाओं का, देखिए 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600, 1681 हो जाएगा, और 1681 किसका स्क्वायर होता है? 41 का। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अभी हमसे कोई मतलब नहीं, हम कह रहे समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने समकोण त्रिभुज बनाया, प्रश्न खत्म हो गया, आंसर आ गया। ध्यान दीजिए कैसे, एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक। या आप नहीं बना रहे हैं कोई बात नहीं, ये 9 हो गया, ये 41 हो गया, सॉरी ये 40 हो गया, और ये 41 हो गया। इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, अंदर एक वृत्त बना है, ये वृत्त की केंद्र हो गया, ठीक है। त्रिज्या बतानी है, ये बतानी है, वृत्त की त्रिज्या बतानी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसको आप बेसिक से भी कर सकते थे, हाफ बेस इंटू हाइट से भी त्रिभुज का ये पूरा एरिया निकाल सकते थे, लेकिन अगर हमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, आर बराबर निकालना है, तो हम लगा सकते हैं डेल्टा अपान एस। ठीक, अब हमें एस भी चाहिए और डेल्टा भी चाहिए, तो एस कैसे निकलेगा? देखिए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है, त्रिभुज को तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, तो परिमाप का आधा अर्ध परिमाप। ठीक है, मतलब एस, एस बराबर हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 40 और 40 80, एक 81 और 90 9, 81 9 कितना हो जाएगा 90, 90/2 ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, बराबर आ गया 45। कोई दिक्कत? बराबर आ गया 45। अब एस तो मिल गया, अब हमें डेल्टा निकालना है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक हीरोज फार्मूला होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। होता है, होता है, ठीक है। ठीक, अब ये ए है भाई जी, ठीक है, ए एस माइनस ए। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज निकाले, एस, एस कितना दे रखा है 45 गुणे एस माइनस ए, मान लीजिए ये ए है, तो एस माइनस ए 45 में से 9 जाएंगे, अगर 45 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 36। ठीक, एस माइनस बी 45 में से 40 जाएंगे कितना बचेगा 5, 45 में से 41 जाएगा कितना बचेगा 4। कोई दिक्कत? अब इसको लिख सकते हैं हम 9 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसको 36 लिख रहने दीजिए, 36 यहां से 5 गुणे 4। अब ये बताइए आप, अब ये बताइए 9 से बाहर क्या आ जाएगा 3, 5 से 5 2 है तो बाहर क्या जाएगा 5, या 36 से क्या जाएगा 6, 4 से क्या आ जाएगा 2। अब क्या आ गया? ये डेल आ गया, डेल्टा अपान एस, एस कितना देर का 45। देखिए 5 9 45, 3 त्रिकोण 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 सेंटीमीटर हमारा क्या जाएगा अंतर्वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो ये प्रश्न का सलूशन था। आप अगर प्रीवियस ईयर उठाएंगे और ये प्रश्न देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस प्रश्न की अहमियत क्या है। ये जो ये बताया गया है कि हर प्रश्न में जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो आप अगर ये चीज लगा देंगे तो आपका प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला 6 नंबर प्रश्न सेम टू सेम एज इट इज वही प्रश्न है, बस डिजिट चेंज है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। नहीं आता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह प्रश्न हमें नहीं आया है, तो उस प्रश्न को भी बताने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, गुणोत्तर श्रेणी में 5वें पद का पता लगाना है। प्रश्न दे रखा है, कथन है श्रृंखला जीपी में गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद 2 है और उनका सार्वंतर 2 है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जब Tn बराबर, अब हमें गुणोत्तर श्रेणी के 5वां पद निकालना है, इसका मतलब हमें Tn बराबर ARn वहां पद निकालना है। इसके लिए अब कहा गया है केवल एक पर्याप्त है क्या? मतलब क्या हम सिर्फ कथन एक से आंसर निकाल सकते हैं क्या? तो अगर हमें सिर्फ पहला पद पता है तो क्या आंसर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर हमें सिर्फ अकेले केवल सार्व अंतर दे रखा होता, सिर्फ सार्व सामान्य अनुपात दे रखा होता, ये सार्व अनुपात होगा, सामान्य नहीं सार्व अनुपात, तो क्या प्रश्न का आंसर निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते थे। इसका मतलब दोनों का अलग अलग से नहीं निकाल सकते हैं, केवल एक से नहीं निकाल सकते, केवल 2 से नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब दो चीज, अब या तो दोनों से नहीं निकाल सकते हैं या दोनों को मिलाकर के निकाल सकते हैं। 2 ऑप्शन बचे। अब क्या करते हैं, हमें ए पता है, ए कितना दे रखा है 2, ठीक है। सार्व अनुपात कितना दे रखा है इंटू 2, कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और एन कितना है 5 माइनस 1, 5वां पद निकालना है ना, तो बराबर आ जाएगा 2 गुणे 2 की पावर 4 बराबर आ जाएगा 32। इसका मतलब टीएनवा पद हो जाएगा 32। इसका मतलब 5वां पद क्या हो जाएगा 32। ध्यान दीजिए कैसे, अगर पहला पद 2 है, फिर 4, फिर 16, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, यही तो होता है गुणोत्तर श्रेणी। देखिए 5वां पद 32 है, इसका मतलब इन दोनों से, दोनों कथन को मिलाकर के हम आंसर को निकाल सकते थे। तो हमारा आ जाएगा सी नंबर, दोनों कथनों को मिलाकर के हम आंसर निकाल सकते थे। अगला प्रश्न 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का बेहतर तरीका है आप अपने मन से सोचें,
जब ऐसे प्रश्न सोचा करें तो आप खुद से देखा करें कि अगर मेरे पास ये वस्तु होती, हम इतने में बेचते तो हमें इतना का लाभ होता, तो आपका प्रश्न थोड़ा सा आसान हो जाता है। कैसे? यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच में अंतर 162 का प्राप्त होता है। कहता है अगर हम एक वस्तु है, ये पेन है, इसको अगर हम 13% हानि पर बेचते हैं और अगर इसी वस्तु को 13% लाभ पर बेच देते हैं तो हानि और लाभ के बीच जो अंतर है वो 162 का है। तो बताना है कि इस वस्तु की कीमत कितनी थी। हम मान लेते हैं कि कीमत थी 100 रुपया, मान लेते हैं कीमत थी 100 रुपया, तो 13% हानि पर बेचा, इसका मतलब हमने कितने बेचा? 87 में बेचा। और जब हम इस वस्तु को 14% लाभ पर बेचते हैं तो हम इस वस्तु को बेचते हैं 114 रुपए में। कोई दिक्कत? तो इनके बीच का अंतर कितने का है? इनके बीच का अंतर है, ध्यान दीजिएगा, 13 13 26 1 27 का। कितने का अंतर है? 27 का अंतर है। 27 का अंतर है। क्वेश्चन में कितने का? 162 का अंतर है। एक बराबर 162 बटे 27 के। ठीक, तो कीमत कितनी थी पेन की? इसकी वस्तु की कीमत कितनी थी? 100 थी। कोई दिक्कत? 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा। एक बराबर आ जाएगा 600। इसका मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा? 600। वस्तु की कीमत कितनी रही होगी? 600 रही होगी। खत्म। बस इतना सोचना है। अगर आपने प्रश्न को सोच लिया तो आपका प्रश्न आसान हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, बताना है वर्गमूल इस प्रश्न का कि ये किस चीज का वर्गमूल है, इनमें से किस संख्या का ये वर्गमूल है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वर्गमूल में 20,736 वर्गमूल निकालना है तो लास्ट में 2 डिजिट ले लेते हैं। उनमें ये देखते हैं कि ये 2 डिजिट है, इनमें से जो लास्ट वाली है ये किस संख्या का स्क्वायर करें कि 6 आ जाए। 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब 4 के स्क्वायर पे 6 आ रहा है और 6 के स्क्वायर पे भी 6 आ रहा है। इसका मतलब जो ये संख्या होगी या तो 4 होगी या तो 6 होगी, तो या तो 4 होगी या तो 6 होगी। इसका मतलब ना तो 2 होगी और ना तो 0 होगी। 2 ऑप्शन खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, अब बचे क्या? 207। अब बचा 207। अब 207 हम किस संख्या का स्क्वायर करें कि 207 से ज्यादा ना हो। तो अगर 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 होता है। इसका मतलब 15 तो आएगा ही नहीं, 15 तो आना ही नहीं है। बचा क्या? अब ध्यान दे, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, तो 169 तो छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब उसके पास पहुंचना है और आगे चलना है। तो 14 का स्क्वायर 196, तो 14 का स्क्वायर, इसका मतलब यहां पर जो पहला संख्या आएगी 14 आएगी। अब इसके बाद में 4 आएगा कि 6 आएगा, ये बाद में देखते हैं। अब हम देखते थे, ये बताइए 14 है कि 13 है? 13 तो आएगा ही नहीं आएगा, बचेगा क्या? 14, 144 आंसर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे एक और होता, कुछ 4 होता, तो मतलब मान लीजिए 34 की जगह में 136 होता या 146 होता, तब हम देखते कि किसके पास में है, तो उस प्रश्न का आंसर उस तरीके से निकालते। ठीक है, आगे प्रश्न खत्म। 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। जैसे एक नदी है, ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूं अभी। एक नदी है, मान लीजिए ये नदी है, ये एक नदी है, ठीक, ये नदी है और नदी का बहाव कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार है, नदी का बहाव इधर है। ठीक, तो नाव जो होगी, ये जो नाव होगी, ये जो नाव होगी नदी की तरफ चल रही होगी, तो धारा की चाल कुछ होगी और नाव की चाल कुछ होगी, होगी कि नहीं होगी? तो नाव के धारा के साथ अगर नाव चलेगी तो थोड़ा सा तेज चलेगी। इसका मतलब नाव अपनी स्पीड प्लस धारा की स्पीड दोनों के साथ चलेगी। अब जब नाव, नदी है, नदी के इस पार से उस पार जाना है, तो जब नाव इधर को आएगी, जब नाव इधर को आएगी, नाव ये है, नाव इधर को आ रही है, तो धारा तो चल रही है इधर और नाव चल रही है इधर, तो नाव तो अपनी स्पीड से आ रही है लेकिन धारा उसको क्या कर रही है? कम कर रही है। तो जब धारा के विपरीत आती है नाव, तो नाव की चाल से धारा की चाल घट जाती है और जब नाव धारा के साथ चलती है तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों एक साथ जुड़ जाती हैं। ठीक, खत्म बात। अब यहां से प्रश्न खत्म होता है। एक चीज मान लेते हैं, हम कहते हैं यदि धारा की चाल x, नाव की चाल, यदि नाव की चाल, यदि नाव की चाल x है तो धारा की चाल y मान लेते हैं।
धारा की चाल y मान लेते हैं। ठीक, अब जब जब नाव की चाल, जब नाव धारा के साथ चलेगी तो x प्लस वाई चलेगी, और जब धारा की विपरीत आएगी तो x माइनस वाई से आएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसका मतलब x बराबर दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। यह नाव 300 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव की यात्रा में करती है, मतलब 300 किलोमीटर बहाव के साथ चलती है। इसका मतलब जो 300 किलोमीटर चलना है बहाव के साथ चलना है, मतलब नाव के साथ धारा की चाल जुड़ेगी। तो दो इसकी चाल दे रखी है 20 प्लस वाई। ठीक, अब वही 300 मीटर, वही 300 किलोमीटर वापस आ रही है। जब वापस आ रही है 300 किलोमीटर तो धारा की विपरीत आ रही है, इसका मतलब 20 माइनस वाई से आ रही है। तो जाने और आने में कुल 40 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? जाने और आने में कुल 40 घंटे का समय लगता है। तो धारा की गति बतानी है, y का मान बताना है। अब इक्वेशन को सॉल्व करने से अच्छा एक काम करिएगा, अब इसमें दे रखा है 300 300 आप कॉमन मानेंगे, इससे अच्छा एक चीज सोच लीजिए, अगर हम y का मान 10 रखें, सोचिएगा, मान लीजिए y का मान 15 रखते हैं, 15 20 कितना हो जाएगा, 15 20 10 30 5 35, 35 से काटेंगे, क्या कट रहा है क्या आसानी से। अब हमारे पास क्या है 10 4 6 8, तो एक काम करते हैं 10 उठा लेते हैं, 15 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 10 उठा लेते हैं। अगर 10 से करेंगे, मान लीजिए y का मान 10 मान लिया, तो 20 10 30, 30 गुणे 30 के भाग देंगे 300 में, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, और 20 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा क्या 10, 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 30। देखिए 10 घंटे 30 घंटे, टोटल कितने घंटे लगे 40 घंटे लगे। इसका मतलब y का मान क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे। खत्म। ऑप्शन से कभी कभी क्या होता है, प्रश्नों को अगर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है, जरूरी नहीं है। हो सकता है कभी कभी कान ऐसे पकड़ना पड़े, जब कान ये हाथ दर्द करने लगेगा तो आपको इस हाथ का भी यूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसी हाथ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, देखिए ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्नों को आप बेसिक से या आप फॉर्मूले से लगाएंगे इस प्रश्न को, तो प्रश्न बहुत कठिन हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें सरल तरीके से करना है। हमने आपको बताया है जब भी ऐसा परसेंटेज का प्रश्न आया करे तो जब भी परसेंटेज दिखे उसको 100 मानो। 100 का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज नीचे आएगा तो वो जो 100 की वैल्यू होती है वो 100 से 100 कट जाती है, वो 1 बचती है, इसलिए तुरंत 100 मानो। हमने कहा किसी धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज हम आपसे हर बार बताते हैं, हम कहते हैं हम सारी चीजें बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए अगर SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक, अगर हम P को 100 मान लें, जब P को 100 मानेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, SI बराबर हो जाएगा RT, हो जाएगा SI बराबर RT, इसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, किसी धनराशि पर 12% प्रति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज, और इसका इसी धनराशि पर, कौन सी धनराशि, सेम धनराशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के ब्याज का अंतर 412.5 रुपया है। इसका मतलब जब हम मान लेते हैं राशि 100 रुपया, अगर राशि हमने 100 माना तो ब्याज जो हमारा मिला R इंटू टी मिला। अभी हमने बताया अगर हम राशि को 100 मानेंगे, अगर हम P को 100 मानेंगे तो हमें जो ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, वो R इंटू टी मिलेगा। क्या मिलेगा? R इंटू टी मिलेगा। तो यहां से अगर देखें तो R कितना है 12% और T कितना है 4 वर्ष, 12 चौको 48, इसका मतलब हमें कितना मिला 48। ठीक, और उसी राशि पर, उसी 100 रुपए की राशि पर 9% की दर से 5 वर्ष के लिए 9 पना 45, कोई दिक्कत है? 12 चौको 48, 12 चौको 48 और 9 पना 45, इनका अंतर कितने का है 3 का। प्रश्न में कितने का 412.5 का। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, एक बराबर 412.5 बटे 3, राशि क्या मानी थी 100 मानी थी। कोई दिक्कत? ये जीरो खत्म, एक जीरो खत्म और ये दशमलव खत्म, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 11 हो जाएगा, 3 त्रिको 9, 9 2 11, 3 सत्ते या 2 हो जाएगा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। कोई दिक्कत?
बराबर आ जाएगा 13,751 की जीरो चिपका दीजिए। 13,750 हमारी राशि रही होगी, क्या रही हुई 13,750 राशि होगी। कुछ सोचने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, हमें क्या मानना है, पी को 100 मानना है। ऐसा ही क्या हो जाएगा, आर इंटू टी हो जाएगा। ये ब्याज मिला, ये ब्याज मिला, इसका अंतर 3 है। प्रश्न में कितने का अंतर है, 412.5 के। बराबर कर देंगे, पी का मान 100 माना था, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 1100 का 27%, 1100 का 27%, परसेंट से जीरो खत्म हो जाएंगे, 11 गुणे 27। इस प्रश्न को, ठीक है, अब इतना सरल जरूर बताने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है 0.025 इंटू अपान 1.25, ठीक, कोई दिक्कत? अब एक काम करते हैं, ये 3 अंक के पहले दशमलव है, 3 अंक के पहले दशमलव है, इसमें 2 अंक के पहले दशमलव है। अब क्या करना है आपको, अब इसमें ये जीरो कर देना है। जब ये जीरो करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव खत्म और यहां से ये दशमलव खत्म, मतलब जब दशमलव खत्म करेंगे तो बचेगा 25/1250। कोई दिक्कत? प्रश्न को भाग दे दीजिए। अब बताइए कुछ बचा क्या? जब कुछ नहीं बचा तो आंसर निकालिए। अगला क्वेश्चन, बढ़िया प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें करेक्शन है, इसमें 176 कर लीजिए, 176 कर लीजिए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है, दौड़ का एक मैदान है इस रिंग के रूप में है, ठीक, मान लिया, जिसकी आंतरिक परिधि 88 मीटर और बाहरी परिधि 176 मीटर। इसका मतलब रिंग ऐसे करके ये बना हुआ है, गोला है, ये बीच की दूरी है, ये ऐसे ऐसे करके गोला बना हुआ है, ऐसे ऐसे हमको दौड़ना है, इसमें दौड़ना है, किसमें दौड़ना है, इस पे दौड़ना है, हमें इस पे दौड़ना है। ये कह रहा है इसकी चौड़ाई बताइए, इसे इसकी मोटाई बताइए। उन्होंने ये भी कहा है जो आंतरिक वृत्त है ये है, इसकी परिधि क्या है, 88 है, इसकी परिधि क्या है, इसकी परिधि है 88। इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, ठीक। ये बाहरी वृत्त है, ये आंतरिक वृत्त है, तो इसकी परिधि है 88 और इसकी परिधि है 154। अगर बाहर वाले परिधि से, इस बाहर वाले परिधि से छोटे वाले परिधि को घटा दें तो हमारा ये वाला एरिया पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 परिधि क्या होता है, 2 पाई r, ठीक, बराबर 176। तो 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 176, ठीक है। 22 दूनी 44, 44 चौको r बराबर क्या जाएगा, 7 चौको 28। इसका मतलब बड़े वाले की त्रिज्या आ गई, बड़े वाले की त्रिज्या आ गई 28, बड़े वाले की त्रिज्या आ गई 28। अब छोटे वाले पे आते हैं, 2 पाई, पाई का मान रख देते, 2 गुणे 22/7 गुणे r1 बराबर क्या जाएगा 88। 22 दूनी 44 दूनी 88, R1 बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक। अब अगर 28 में से 14 घटा दें बचेगा क्या, 14 मीटर। हमारा क्या जाएगा आंसर, 14 मीटर। प्रश्न खत्म। अगला क्वेश्चन, जब कोई प्रश्न में समस्या आया करे तो पूछ लिया करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में तुरंत पूछा करिए। चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। अगर हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक भी किया करिए। ध्यान दीजिएगा, एक समभुज त्रिकोण है, एक समभुज त्रिकोण है, ये ऐसे त्रिकोण हो गया, ठीक। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत? बिंदु डी, बिंदु ई एवं बिंदु एफ क्रमशः एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, मतलब कह रहा है एक्स वाई पर डी है और ई दे रखा है वाई जेड पर, डीई, और एफ दे रखा है यहां पे, एफ दे रखा है यहां पर, ठीक। उससे एक मध्य बिंदु है त्रिकोण डीईएफ, ये एक त्रिकोण बन रहा है डीईएफ। तो डीईएफ का क्षेत्रफल का त्रिकोण एक्स वाई जेड के क्षेत्रफल के साथ अनुपात बताइए। इसका मतलब पूछा है एक्स वाई जेड रेशियो डीईएफ। ध्यान दीजिएगा, ये कितने भागों में बट गया, 1 2 3 4 भागों में बट गया।
तो टोटल कितना है 4 और DEF कितना है 1। खत्म। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी ये एक मिनट, थोड़ा माफी चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर ये ये XY और XZ ये लाइन है, इसके समांतर एक रेखा खींची जाती है, तो अगर ये पूरी 2A है तो ये कितनी हो जाएगी A हो जाएगी। इस तरह से फिर इसका में अगर ये पूरी 2 है तो ये वाली कौन सी हो जाएगी A हो जाएगी। ये पूरी 2 है तो ये वाली पूरी 2 है तो ये कितनी हो जाएगी A हो जाएगी। इस प्रकार से ये एक पूरे में से एक हिस्सा है। ठीक है, जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो आप इसलिए कहते हैं कि अब हमारे चैनल पर क्लास की भी मतलब कि क्लास पढ़ाई जाएंगी पर्टिकुलर मतलब चैप्टर वाइज, तो आप हमसे जुड़े रहें। बहुत ही जल्द व्यवस्था बनाते हैं, अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, थोड़ा बिजी है मान लीजिए, कुछ भी हो। ठीक है, तो बहुत ही जल्द आपको क्लास भी मिलेंगी, लेकिन प्रैक्टिस तो हमारी हो ही रही है। ठीक है, अगला प्रश्न 16 नंबर, tan स्क्वायर माइनस 1 अपान cos स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, यहां पर tan स्क्वायर है और यहां पर cos स्क्वायर है। एक काम करें, यहां पर tan है तो इसको भी चेंज कर लेते हैं किसी प्रकार, इसको भी चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस के रूल में और बटे में कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों के हर बराबर है तो हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, माइनस 1। ठीक, एक चीज ये बताइए, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 1 बचेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। खत्म। अगला क्वेश्चन, दी गई गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद ज्ञात करें। एक कथन वाला प्रश्न आया था, सेम प्रश्न है, सॉरी एक कथन वाला प्रश्न आया था, सेम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद बताना है, इसका मतलब Tnवां पद बताना है, Arn-1। तो A दे रखा है 3, A दे रखा है 3, R कितना दे रखा है 2 की पावर n 5 माइनस 1, 3 गुणे 16, 16 3 48, इसका मतलब 48 आंसर आ जाएगा। 5वां पद इसका क्या हो जाएगा 48। ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। 5वां पद आ रहा है, 5वां पद 48, इसका मतलब हमारा ये आंसर आ जाएगा। यहां से आपके 17 प्रश्न खत्म होते हैं। यहां से आपके 17 प्रश्न थे टोटल इस एक्सरसाइज में, सॉरी इस प्रीवियस ईयर पेपर में। कौन से प्रीवियस ईयर पेपर में, ये आपके 3/12/2018, 3/12/2018 को पेपर हुआ था। कब हुआ था, 3/12/2018। शिफ्ट 1 में प्रश्न ये वाले जो मैथ के थे, इतने सारे प्रश्न थे। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रतिदिन आपके प्रीवियस ईयर से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और बताए जाते हैं। इसके बाद में जब इसके प्रश्न खत्म हो जाएंगे, कब, जो 2018 में पेपर हुआ है, इसके बाद में जो और होंगे वो बताए जाएंगे। साथ में आपको एनटीपीसी के भी प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट मिलने वाले हैं मैथ के। इसलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।